तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स ए को कैलकुलेट किया था। ये आपको पार्ट 1 के वीडियो में मिल जाएगा, तो गो एंड वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज तभी आपको समझ आएगा कि मैट्रिक्स ए में कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटिन्यू विद द प्रीवियस क्वेश्चन, अज्यूम दैट मैट्रिक्स ए हैज बीन कंप्यूटेड। तो हम लोगों का ए जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है। स्टडी द फॉलोइंग सूडो कोड। ये आपका सूडो कोड है, मैंने यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पूरा लिख दिया है, बट डोंट वरी, हम लोग इसको अभी आके देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, तो answer the following 4 questions after executing the pseudocode given. The value of all the variables mentioned in the following question represent the state of these variables at the end of execution of above pseudocode. तो जो भी आपसे वैल्यू पूछा जाएगा वो वैल्यू एट द एंड ऑफ pseudocode क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल 4 क्वेश्चंस गिवन बिलो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो सारे क्वेश्चंस जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब इट डजंट मैटर कि आप क्वेश्चन 5 पहले करते हैं या क्वेश्चन 6, इन दोनों का आंसर एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। बस सूडो कोड जो है वो समझ लीजिए एक बार, फिर आपको फर्दर ही होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल सम स्कोर इज ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्कोर टेबल। तो स्कोर टेबल का कुछ भी कंटेंट हो, इट डजंट मैटर, आपको बस ये बताना है कि सम स्कोर एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होल्ड कर रहा है। अब सबसे पहले आपको इसका सूडो कोड समझना पड़ेगा, तभी जाकर के इसके ऑप्शंस के हिसाब से फिर आप जा पाइएगा, बिकॉज ऑप्शंस जो हैं वो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछे गए, देख सकते हैं आप, राइट। इट इज इक्वल टू स्कोर ऑफ स्टूडेंट 0, इट इज इक्वल टू स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट n-1, मिनिमम स्कोर इन द टेबल, मैक्सिमम स्कोर इन द टेबल, इस टाइप का। तो अगर आप सूडो कोड नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए मैं आपको पहले सूडो कोड ही समझा देता हूँ। तो सूडो कोड बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लेंथ लेना है डिक्शनरी के कीज का, क्योंकि एस जो है वो एक स्टूडेंट डिक्शनरी है, उसका एक कीज होगा जो कि स्टूडेंट का नेम होगा, और कितने स्टूडेंट हैं लेंथ डालने पे मिल जाएगा, और वो स्टोर कर रहे हैं हम लोग एन में। तो एन स्टोर द लेंथ ऑफ द डिक्ट, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस डिक्ट। ओके, के जो है वो 0 है, इसका मतलब स्टूडेंट जो डिक्शनरी है उसका जो केथ इंडेक्स है स्टूडेंट के का वो है। फिर सम स्कोर ऑफ के, यानी स्कोर ऑफ द स्टूडेंट के, अब ये मैक्सिमम हो या मिनिमम हो इट डजंट मैटर अभी के लिए। फिर वॉक इज इक्वल टू ट्रू। ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शंस में देखिएगा, ये फ्लैग वेरिएबल कहलाता है, ये बस किसी चीज को ट्रैक पे रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हाफ इज इक्वल टू 0, स्टोर द जंप्स। तो अगर आपको हॉप का कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो बेसिकली अगर आपके पास आई से लेके जे आपको जाना है कोई नोड, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपका ये वैल्यू जो है यहाँ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आई और जे के बीच का वैल्यू 0 है, लेकिन आपको पता है कि कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है के, वहां से आप जा सकते हैं जे तक, और आई से आप के तक आ सकते हैं, राइट। तो ये वाला वन है, ये वाला वन है, तो आप के को यूज कर सकते हैं। के जो है वो एक बार आपने जंप लिया तो यानी कि हॉप का वैल्यू हो गया 1। अब हॉप जो है वो बहुत सारे वैल्यूज में होता है, तो हॉप 1 का मतलब 1 हॉप, लेकिन हो सकता है कि आपका 2 हॉप हो, 3 हॉप हो, या फिर मल्टी हॉप हो जिसमें डिटरमाइन नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज अब देखिए, वॉक का वैल्यू ऑलरेडी ट्रू था, तो आप वाइल के अंदर चलेगा। फिर आपने वॉक का जो वैल्यू है उसको फॉल्स कर दिया, यानी कि नेक्स्ट वॉक जो है अभी के लिए वो फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर ईच सी इन कॉलम्स ऑफ ए। अब ये जो ए है, ये एक आपका मैट्रिक्स है, जैसा कि आपने यहाँ पे डिफाइंड भी है क्वेश्चन में, राइट। और इसका आपका कॉलम है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को हम लोग आई और जे या फिर आर और सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, या फिर जे जो है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, और आई जो है वो रो को डिनोट करता है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि कॉलम्स ऑफ ए। अब कॉलम्स ऑफ ए जो है वो कुछ ज्यादा नहीं करता, वो बस एक लिस्ट रिटर्न कर देता है, और सी जो है उस लिस्ट के ऊपर रन होता है। तो रन होने से क्या होता है कि सी का वैल्यू जो है उस लिस्ट का जो एलिमेंट है, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उसका जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 वो स्टोर कर रहा है। तो सी जो है एक्चुअली में आपका स्टोर कर रहा है 0, 1, 2, 3, और उसको आप यूज कर रहे हैं फर्दर ऑन। तो फर्दर ऑन में क्या यूज कर रहे हैं, ए ऑफ के ऑफ सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो दोनों रो और कॉलम है उसका इंटरसेक्शन पे आपका वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है, यानी कि एक एज पॉसिबल है वहां पे। एक एज पॉसिबल मतलब आप के से सी जा सकते हैं, और इसको हम लोग डायरेक्टेड एज बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो के का वैल्यू सी में स्टोर कर दो। बट यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होगी, जो आपको पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो आपको समझ गए। ए में एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि आप आई से जे को तभी 1 कर सकते हैं जब आई का वैल्यू जे से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो, यानी कि एस ऑफ आई, क्योंकि अर्लियर जो था वो एस डिक्शनरी हमने बनाया था। तो ये डिक्शनरी का मतलब ये था कि स्टूडेंट ऑफ आई शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्टूडेंट ऑफ जे।
यानी स्टूडेंट आई जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए स्टूडेंट जे से इन टर्म्स ऑफ देयर मार्क्स। तो मतलब आपका आई का वैल्यू अगर 38 है और स्टूडेंट जे का वैल्यू 28 है तो ये चलेगा, लेकिन अगर आई का वैल्यू आपका 42 है और स्टूडेंट जे का वैल्यू जो है वो आपका 56 है तो नहीं चलेगा। ऐसे में आप आई जे से नहीं बना सकते, ये अलाउड नहीं है एज पर द रूल ऑफ ए। और ये आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिएगा तो उससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आइडिया आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज हम लोगों का बहुत ज्यादा सेंट्रल होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर के का वैल्यू सी स्टोर कर दो। अब आपको याद होगा के जो है वो हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू और सी है, तो के का हम लोग इनडायरेक्ट वे में आई बोल सकते हैं और सी को हम लोग अगेन कॉलम बोल सकते हैं, जे बोल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे वही लॉजिक आ जा रहा है, एस ऑफ आई ग्रेटर देन जे, यानी कि एस ऑफ के जो भी स्टूडेंट है इंडेक्स के पे उसका जो भी मार्क्स का वैल्यू है वो ग्रेटर होगा स्टूडेंट जो का मार्क्स है उसका वैल्यू जे से, राइट। तो यानी कि के का जो के स्टूडेंट जो है उसका मार्क्स हमेशा ज्यादा होगा जे से, लेकिन जे का वैल्यू क्या था, सी था, तो सी का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली के से जो है वो लेस देन होगा। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ ये कर रहे हैं कि आप के में सी का वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं, यानी कि के जो है वो लोअर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं अपने ओरिजिनल वैल्यू से, ओके। और वो चीज आप सम स्कोर में स्टोर कर रहे हैं बिकॉज एस ऑफ के क्या है, स्टोर्स द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट केज स्कोर, राइट। और स्टूडेंट के का स्कोर क्या है, अब सी है, राइट। तो सी मतलब लोअर वैल्यू, और फिर वॉक को आप ट्रू कर दे रहे हैं, तो वॉक को ट्रू कर दे रहे हैं, आगे मतलब इसका फ्लैग है आपका ट्रू, मतलब आगे तुम जा सकते हो। हॉप्स का वैल्यू 1 कर दो ना, एग्जिट लूप कर दे रहे हैं। एग्जिट लूप के बाद अब आपको फर्दर कुछ नहीं करना है, लेकिन इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता एक पैटर्न चला, और वो पैटर्न ये था कि मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं और हर आइट्रेशन पे मैं उसको लो करते जा रहा हूं। तो एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन मेरे पास मिनिमम वैल्यू ही स्टोर होगा ना, और ये मिनिमम वैल्यू सम स्कोर स्टोर करेगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ लोअर वैल्यू देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ के, सो एंड्स वैल्यू विल बी द मिनिमम वैल्यू, और यही चीज आपका सम स्कोर स्टोर कर रहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिपीट में देखिए, चीजों को समझने का कोशिश कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाले क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में भी वही है जो हमने अभी अभी जस्ट ड्रॉ किया, इट इज द मिनिमम स्कोर इन द टेबल, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी देखा कि ये किस तरीके से एक्ट कर, और ये काफी क्लेवर वे था चीजों को ट्रिक करने का। बट अगर आप इसका ये टाइप का ग्राफ बना सकते हैं और इस तरीके से तोड़ सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप ये प्रॉपर्टी भूल गए, अपने ऊपर वाले क्वेश्चन को फॉलो नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आंसर भी हमारा सी ही है। सो दैट इज द बेस आइडिया फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ हॉप्स इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ स्टूडेंट के हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, स्टूडेंट के हैज स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स, वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0 एंड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ हॉप्स इज इक्वल टू 0, यानी आपने जो हॉप्स देखा था पिछले क्वेश्चन में उसका वैल्यू है 0, तो उसके बेसिस पे ये कंडीशंस क्या क्या होंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार दोबारा, उससे आपको थोड़ा सा चीजें रिमेंबर भी हो जाएंगी और आइडिया भी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो आपका हॉप्स ऑलरेडी 0 पे डिफाइंड था यहाँ, राइट। अब फर्दर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये इंक्रीज हुआ ही नहीं, इसके बोलने का मतलब है, यानी कि ये कोड कभी रन हुआ ही नहीं। तो एक आंसर तो आपका के का वैल्यू 0 है, जो कि दिया हुआ है वो सही है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि के का वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर ही नहीं पाए तो के का वैल्यू 0 है। दूसरा आंसर जैसा हमने कोड में देखा था कि जो सम स्कोर है वो मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन डायरेक्टेड एज नहीं है। इसका मतलब ये है कि एज पर दिस पर्टिकुलर कोड जो कि हमारे प्रीवियस कोड से मिलता है, ये वाला वैल्यू जो हमारा है सम स्कोर का ये मिनिमम है, तभी तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं जा पा रहे, बिकॉज एज पर आवर कोड हम लोगों का क्या था, हम लोगों का ये सारा चीज जो है के का वैल्यू जो है वो मिनिमम होता जा रहा था, बट यहाँ पे हम लोग को कर ही नहीं पा रहे, यानी कि के का वैल्यू ऑलरेडी मिनिमम है तभी जाके ये नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, बट आइडिया यही है कि के का चूंकि हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे और के का वैल्यू ऑलरेडी मिनिमम जा रहा था लेकिन हम लोग वो नहीं ले जा पा रहे हैं, तो यही एक जो वैल्यू है वो मिनिमम है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास कंपेरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं, चूंकि आप कंपेयर कर नहीं पा रहे हैं तो आप इसको मिनिमम बोलेंगे, मैक्सिमम आप बोल नहीं सकते, बिकॉज एज पर आवर कोड जो आपने पहले क्वेश्चन में देखा उसके हिसाब से ये ऑलरेडी मिनिमम जा रहा था, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो स्टोर नहीं ही कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। तो अगर आप देखिए स्टूडेंट के हैज स्कोर्ड द minimum mark and the value of k is equal to 0, so that's the answer for this particular question number 6। और आप देख सकते हैं इसका आंसर भी बी और सी ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल हॉप सेटिस्फाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। और यहाँ पे आपको कोड की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है हॉप क्या करता है। हॉप काउंट स्टोर करता है कि कितनी बार हमारा डायरेक्टेड एज जो है वो पॉसिबल है, यानी कि आपका a ऑफ i और k इज इक्वल टू 1 एंड a ऑफ k एंड j इज इक्वल टू 1। अब ये कितने भी हॉप्स हो सकते हैं, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। तो उस केस में ये पूछ रहा है कि कौन से फॉलोइंग इनइक्वालिटीज होंगे। तो इनइक्वालिटीज जो होते हैं ना वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोज में ही होते हैं मोस्टली। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, सिंगल चेन बने। और सिंगल चेन का मतलब क्या है, सिंगल चेन का मतलब है कि जो k का वैल्यू है वो आपके आई से लेके जे के बीच जो सारे नोड्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन आपका जे जो है वो फाइनल नोड है, राइट। तो फाइनल नोड है यानी कि अगर आपका टोटल का टोटल नोड्स से n है तो आप आई से तो स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, बट जे चूंकि फाइनल नोड है तो इसको इग्नोर करेंगे और इसलिए ये n-1 होगा। तो जो इनइक्वालिटी होगा वो वर्स्ट केस सिनेरियो में n-1 होगा और बेस्ट केस सिनेरियो में 0, यानी कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपका जो रेंज होगा वो होगा 0 लेस देन इक्वल टू हॉप लेस देन इक्वल टू n-। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। 0 हॉप्स n/2, n/2 मतलब जस्ट हाफ। तो हाफ नोड्स में तो ऐसा नहीं हो सकता, ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए नहीं है, ये मिडिल केस सिनेरियो के लिए। मिडिल केस में तो हम लोग काम करेंगे नहीं, तो वर्स्ट केस में ही देखेंगे इनइक्वालिटी, तो बात होगी नहीं। उसके बाद 0 लेस देन इक्वल टू हॉप्स लेस देन इक्वल टू n-2, अगेन ये गलत है बिकॉज अगेन ये वर्स्ट केस सिनेरियो को नहीं काउंट कर रहा है। सी 0 लेस देन इक्वल टू हॉप्स लेस देन इक्वल टू n-1। तो जैसा मैंने आपको बताया हॉप्स 0 इज इक्वल टू n-1, ओके। सो दैट इज द बेस आइडिया और यहाँ पे आपका सी सही ऑप्शन आ रहा है। अब 1 से लेके n, अब n नहीं हो सकता बिकॉज आपका j जो है उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा मैथ है, अगर आप इसका ग्राफ देखिएगा तो ये कुछ ऐसा होगा। सिंगल चेन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका j है, ठीक है, और ये आपका i है, ये आपका कुछ इंडेक्स तो 0 1 2 3 4, तो फोर्थ तो ऑलरेडी आप पहुंच रहे हैं, तो आपका हॉप्स तो नहीं आ रहा। एक हॉप यहाँ से यहाँ आया, दूसरा हॉप यहाँ से यहाँ आया, तीसरा हॉप यहाँ से यहाँ आया, तो ये वाला हॉप नहीं आया। तो दैट्स इट। सो दैट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सूडो कोड गिवन बिलो। इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको अज्यूम नहीं करना है कुछ भी, आपको जस्ट ऑप्शंस के साथ जाना है और साथ ही साथ आपको कोड को समझना है। तो आपका सम का वैल्यू 0 है फॉर ईच इन कॉलम्स ऑफ ए। तो यहाँ पे आप सोचेंगे ए क्या है नहीं है, वो सब आपको नहीं सोचना है, बस इतना समझ लीजिए कि सी जो है वो इंडेक्स होल्ड कर रहा है कॉलम्स का, तो 0 1 2 3 4 और सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ के ऑफ सी। अब ए ऑफ के ऑफ सी मतलब एट दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन, मतलब अगर आपका ये मैट्रिक्स है आपका 0 1 के 100 0 1 के और ऐसा करके, तो ये और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका जो वैल्यू होगा वो सम में ऐड होगा। अब बोलता है सम इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? तो इन दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए, राइट। और आपको याद होगा कि हमारा जो a है वो तभी 1 हो सकता है जब i का वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन j। क्या इस केस में वो हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 हो रहा है, राइट। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है ना जिसमें k और c तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं हो, वो पॉसिबल ही नहीं हो। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स 0 हो जाएगा, राइट, है ना। और सम का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा। तो सम का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, दैट इज टोटली फाइन। अब सम इज इक्वल टू n-1। n-1 कैसे हो सकता है? ये तो एजेस के लिए, राइट, और सम जो है वो वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो एजेस के लिए तो स्टोर कर नहीं रहा है, तो दैट्स रॉन्ग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन। सम इज इन डिग्री नोड के इन ग्राफ। ये सही होता अगर आपका ये जो वैल्यू है ये c और k हो, क्योंकि तब इसका मतलब होता है कि c से की, तो मतलब k जो है वो c से लिंक्ड है, यानी कि ले रहा है, राइट। ले रहा है मतलब इन डिग्री, इसका मतलब ये है कि कितने इनकमिंग एजेस हैं, और एजेस इस लाइन को कहते हैं कितने इनकमिंग एजेस हैं k में वो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, हमारा हो रहा है k से c, यानी k से बाहर जा रहा है हमारा, तो ये हमारा हो गया आउट डिग्री, यानी कि कितने बाहर जा रहे हैं। तो सम इज द आउट डिग्री नोड के इन द ग्राफ। अगर आप नहीं समझे तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार जैसे मैंने ग्राफ बनाया ना वैसे ग्राफ बनाइए और फिर आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेस्ट वे वही होगा, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, बट उससे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। कंसीडर द ग्राफ जी दैट वी वर्कड इन द प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स। तो भी आपका ऊपर वाला ग्राफ है जो हम लोग यूज किए थे ए के तौर पे, वो GR is the graph that is obtained in the following number। और मैनर क्या है? Given a pair of student I and J, there is an edge from I to J if and only if I's score is strictly less than that of J।
तो अगर आपको याद हो ए के केस में आई जो था वो ग्रेटर देन जे होना चाहिए था स्ट्रिक्टली, बट इस केस में जो कि हमारा ग्राफ जी आर है, इस केस में आपका जो इंडेक्स आई है और जे है, यानी कि पेयर ऑफ स्टूडेंट आई और जे है यहाँ पे बेसिकली इन डिफरेंट सेंस, ये दोनों का स्कोर तभी आप 1 कर सकते हैं जब आई का वैल्यू लेस देन जे होगा, यानी कि स्टूडेंट आई का जो मार्क्स है वो स्टूडेंट जे के मार्क्स से कम होगा, तो नहीं तो आपको 0 फिल करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे बी जो है वो मैट्रिक्स जो हम लोगों ने जी आर के तौर पे बनाया उसे स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप बी देखें तो आपको ये मैट्रिक्स सोचना है। ओके, और ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is used to construct the matrix B from A. Assume that A has already been computed. The correct code fragment to complete the pseudocode. It is a multiple select question. ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको कोड नहीं दिया हुआ है, तो आपको कोड अपने मन से एज्यूम करना भी नहीं है। आपको मेनली ऑप्शंस के साथ जाने हैं और सोचने हैं कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। तो अगेन पहली वाली चीज तो वही है, लेंथ ऑफ कीज ऑफ ए, तो एन जो है हमारा नंबर ऑफ कीज स्टोर करेगा ए का, राइट। बी जो है वो क्रिएट मैट्रिक्स एन क्रॉस एन, तो बी हमारा वही जी आर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आप यहाँ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ जस्ट एक बना दिया। अब देखिए तो हमारा पहला ऑप्शन है बी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी। बी का कंडीशन क्या था? बी का कंडीशन हमारा था कि आई जो है वो लेस देन जे होना चाहिए, स्टूडेंट आई का मार्क्स जो है वो जे से कम होना चाहिए। और ए का कंडीशन था कि आई का मार्क्स हमेशा जे से ज्यादा होना चाहिए, स्टूडेंट आई का मार्क्स स्टूडेंट जे से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों काउंटर इंट्यूटिव है, बट एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो आई और जे है। तो हो ना हो हम लोग इसको कुछ यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए, इसका मतलब जो जे है वो हमेशा लेस देन आई है, और यहाँ पे आई लेस देन जे है, इसका मतलब क्या है, जे ग्रेटर देन आई है। तो क्या हम लोग ये जे को आई से मैप कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या हम लोग ये आई को जे से मैप कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आई जो है, चूंकि अब जे बन चुका है तो आई जो है वो लेस देन हो गया, और चूंकि अब हमारा जे जो है वो ऑलरेडी आई से आ रहा था जो कि ग्रेटर था इधर, तो यहाँ पे जो जे है वो लेस देन बन गया। तो बस एक सिंपल मैपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट हो रहा है, बट चूंकि काम तो सेम ही कर रहा है तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ एट द सेम पॉइंट आपका सी ऑप्शन गलत है, बिकॉज आई जे का वैल्यू 0 है। अब हम लोगों को आई जे का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, जब 1 हो तभी तो हम लोग इस पे फर्दर मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग को ए से बी को बनाना है। तो ए से बी को तभी बना सकते हैं जब ये वैल्यू 1 हो, तो हम लोग ये स्वैपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये स्वैपिंग तभी तो किया नहीं जा रहा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बट डी को देख लेते हैं, डी का ऑप्शन क्या बोलता है हमारे पास। तो डी का वैल्यू बोलता है जे आई इज इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा कॉलम है और जो हमारा रो है उसका वैल्यू 1 हो रहा है, और ये तभी हो सकता है जो आई का वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जे हो, लेकिन यहाँ जे ऑफ आई है यानी कि जे का वैल्यू लेस देन 1 है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अगेन मैपिंग कर रहे हैं जे को आई से और आई को जे से। तो ऊपर वाली ये चीज है, बस यहाँ पे हम लोग एक बार ये चेक कर दे रहे हैं कि ए का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सारे मेथड काम करेंगे, बिकॉज ये ट्रांसपोज कर रहा है डायरेक्ट, और यहाँ पे भी सेम ट्रांसपोज हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगा के चेक कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो राइट। अब अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो सजेशन ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में मैट्रिक्स बनाया वैसा एक मैट्रिक्स बनाइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये क्वेश्चन बोलता है फॉर अ पेयर ऑफ नोड्स आई एन जे द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ट्रू, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ये आपका ट्रू आ रहा है, ये गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टू ट्रू। कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो ट्रू इवैल्यूएट करेगा? एस इज द डिक्शनरी दैट रिप्रेजेंट्स द टेबल इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो एस जो है वो डिक्शनरी है, और ये डिक्शनरी क्या चीज का? ये डिक्शनरी है स्टूडेंट और उसके मार्क्स का। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस हम लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है। अब अगर आपको याद हो तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ए आई जे इज इक्वल टू बी जे आई। हमने सिंपल एक ट्रांसपोज वाला मेथड लगाया था, और एक दूसरा मेथड भी हमने लगाया था जिसमें हम लोगों ने वैल्यू को पहले कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर ट्रांसपोज किया। बट ट्रांसपोज हमने किया था, ये ट्रांसपोज करने की जरूरत क्यों आई थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि हमारा ग्राफ जो है हमने एज्यूम किया था वो नॉन सिम है, तो उसके इसमें ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। लेकिन अब ये बोल रहा है कि ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन था हमारा आई ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू जे ग्रेटर देन आई, तो
ये कंडीशन फॉल्सिफाई हो जाए। इसका दूसरा मतलब ये भी आता है कि ये चूंकि आई और जे है, यानी दोनों का जो रो और कॉलम है वो आपका मार्क्स स्टोर कर रहा है, राइट? और कुछ भी वो स्टोर नहीं कर रहा है। ए दूसरा मैट्रिक्स था, बी दूसरा मैट्रिक्स था, लेकिन मार्क्स स्टोर कर रहा था। और वो जो मार्क्स स्टोर कर रहा है वो मार्क्स जो है वो दोनों सेम है, यानी सिमेट्रिक है। अब आप याद कीजिए, आपका स्टूडेंट डिक्शनरी क्या था? स्टूडेंट डिक्शनरी भी तो मार्क्स का ही डिक्शनरी था। तो स्टूडेंट एट इंडेक्स आई इज इक्वल टू स्टूडेंट एट इंडेक्स जे, और ये दोनों क्या होल्ड कर रहे थे? वैल्यू होल्ड कर रहे थे। तो अगर आपका ये चीज सिमेट्रिक है एज पर दिस पर्टिकुलर कॉन्क्वेस्ट, और जो हमने यहाँ पे निकाला, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई भी और कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये ग्राफ सिमेट्रिक रहेगा ही नहीं, और अगर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो ये कंडीशन इवेलुएट हो ही नहीं सकता, और ये इवेलुएट नहीं होगा तो बाकी ऑप्शंस तो सारे रॉन्ग ही हो जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके लिए आपको कोई भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा मैं और भी सिटी के वीडियोस लाऊं जिसमें और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे वीडियो आएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।